अध्याय 1 बस ठीक। उसकी पन्ना जैसी आंखें सिकुड़ गईं जैसे ही उसने ऊर्जा को देखा। वह हिंसक रूप से फट रही थी, बढ़ रही थी और बर्फ के नीचे से उसकी ओर तेजी से आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने शरीर से ठंड को बाहर निकालने के लिए खुद को समेट लिया और दाहिनी ओर छलांग लगाई, पर उस बल ने उसका पीछा किया जिससे वह सदमे में चिल्ला उठी और अपनी आंखें खोल लीं। क्या यह मेरे पीछे पड़ा है? बड़बड़ाते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने चारों ओर देखा और पाया कि दो अन्य जादूगर उसी इकाई के साथ लड़ाई में लगे हुए थे जो केवल उसका ही पीछा कर रही थी। वह महल में दोपहर का भोजन कर रही थी जब उसके साथियों ने उसे बाहर खींच लिया और बताया कि जंगल के बीच में स्थित जमी हुई झील पर एक असामान्य गतिविधि हो रही है। ये केवल मेरा पीछा क्यों कर रहा है? चिल्लाते हुए इशिता बर्फ के आर पार दौड़ने लगी। उसके जूते आसानी से फिसल रहे थे क्योंकि ठंडी हवा उसके जलते लाल बालों को दूसरी दिशा में लहरा रही थी। शायद यह इसलिए है क्योंकि तुम एक अग्नि जादूगर हो। पानी को नियंत्रित करने की क्षमता रखने वाले जादूगरों में से एक, डैनियल ने उस पर चिल्लाया और वह चिढ़ गई। कृपा करके उसे उत्तेजित मत करो, वह इस बर्फ को पिघला सकती है और हम डूब सकते हैं। कृति, दूसरी जादूगर जिसके पास भी पानी की शक्ति थी, ने इशिता की दिशा में भागते हुए टिप्पणी की। अचानक इशिता ने जमी हुई झील के अंत में जंगल की ओर इशारा किया और कहा, तुम दोनों बर्फ छोड़ दो, मैं इसे पिघलाना चाहती हूँ। वह सबसे अच्छे की उम्मीद कर रही थी क्योंकि वह तैर नहीं सकती थी और यदि वह बर्फ में गिरती तो शायद डूब जाती। ईमानदारी से वह इस पर ज्यादा विचार नहीं कर रही थी। मैं इस विचार के लिए उत्सुक नहीं हूँ। कृति इशिता के आत्मविश्वासी रवैये से घबरा गई थी। अप्रत्याशित रूप से गड़गड़ाहट की दरारें और गंभीर हो गईं, 3 हिस्सों में विभाजित होकर उन तीनों के करीब आ गईं। एक पल में शक्ति उनके पैरों के नीचे की बर्फ को तोड़कर निकल गई और उन्हें ठंडे पानी में गिरा दिया। जबकि ठंडा अंधेरा पानी इशिता को उसके साथियों को देखने से रोक रहा था। उसने तैरने के लिए हर संभव प्रयास किया लेकिन अंत में डूबने लगी। वह सुन्न हो गई थी। उसका शरीर ठंड के आगे झुक गया था जिससे उसकी नसें जम गईं और सांस लेना चुनौतीपूर्ण हो गया। उसने अपनी अग्नि क्षमताओं का उपयोग करने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। अपनी आंखें खोलते हुए वह अपने हाथ और पैर हिलाती रही जब उसकी नज़र एक सुंदर व्यक्ति पर पड़ी जो उसे भावहीनता से घूर रहा था। वह एक सपने की तरह अलौकिक लग रहा था। उसके बाल लंबे और शुद्ध सफ़ेद थे और वे पानी में भव्यता से झूल रहे थे। उसकी बर्फीली नीली आंखें मंद रूप से चमक रही थीं। इशिता ने जैसे ही उस पर अपनी नज़रें जमाईं, उसकी सांस थम गई। उसे मदद के लिए चिल्लाने के उसके प्रयास के साथ ही उसके मुंह में पानी भर गया। क्या यह उसका अंत था? उसके पिता का क्या होगा? उसका राज्य, उसके दोस्त? इशिता ने हार मानने की इच्छा से लड़ाई की। उसने अपनी बाहों को तब तक लहराया जब तक कि कड़वी ठंड ने उसके जोड़ों को जमाना शुरू नहीं कर दिया और दर्द से उसका मुंह खुलवा दिया। हार नहीं मान रही? उस आदमी ने अचानक पूछा। उसकी अकेली भौं मनोरंजन में उठी हुई थी। वह बोल सकता था लेकिन वे तो पानी के नीचे थे। इशिता ने अपनी बाहें उसकी ओर फैलाईं, यह उम्मीद करते हुए कि वह उसकी मदद करेगा, लेकिन उसने बस उसे एक बर्फीली नज़र दी और फिर गायब हो गया। उसकी पुतलियां फैल गईं और उसके चीखें दबी रह गईं क्योंकि पानी उसके मुंह में भरता रहा। अगले ही पल उसने हिलना बंद कर दिया और अंधेरे को उसे निगलने दिया। मैं तुम्हें जीने दूंगा लेकिन तुम्हें कुछ करना होगा, उसने एक गहरी आवाज़ को अपने कान में फुसफुसाते हुए सुना। उसके फिर से बेहोश होने से पहले उसके कान बर्फीली सांस से क्षण भर के लिए जम गए थे। इशिता, 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 जागो! उन्मादी चीख के बाद इशिता की छाती पर जोर से वार हुआ। उसका शरीर ठंडा होने से लेकर जीवित होने तक चला गया क्योंकि उसने तुरंत खुद को दहाड़ती आग से घेर लिया। इशिता, जैसे ही उसे घेरे हुए आग बुझी, उसने कृति को चीखते हुए सुना। उसने आंखें खोली तो देखा कि डैनियल चिंतित दिख रहा था और कृति आंसू बहाने वाली थी। क्या हुआ? मैं कितनी देर तक बेहोश रही? इशिता ने जोर से खांसते हुए पूछा। राहत महसूस करते हुए डैनियल ने जवाब दिया, रात हो गई है इशिता। उसके शब्दों ने इशिता की निगाह को गहरे काले तारों भरे आसमान की ओर खींच लिया। कृति, जिसके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं, फुसफुसाई, हमने 2 पूरे घंटे तक झील में तुम्हारी तलाश की लेकिन तुम्हें वहां नहीं ढूंढ पाए। इसके बजाय हमने तुम्हें यहाँ जंगल में पाया। इशिता ने अपने आसपास का जायजा लिया और पेड़ों पर ध्यान दिया। वह अपने चिंतित दिख रहे दोस्तों का सामना करने के लिए मुड़ी। डरो मत, मैं जिंदा हूं। और वह पानी में से सफ़ेद बालों वाले आदमी को याद करते हुए रुकी। क्या तुमने पानी में किसी को देखा था? उसके सिर में थोड़ा दर्द हो रहा था और उसने उत्सुकता से पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, डैनियल ने धीरे से जवाब दिया। कृति ने आह भरी और धीरे धीरे इशिता के माथे को रगड़ा। मैं झील से कैसे बची?
इशिता ने अपने विचारों से पूछा। झील के आदमी ने उसे नहीं बचाया, इसलिए उसे तो मर जाना चाहिए था। इशिता ने कृति और डैनियल की प्रतिक्रिया पर विचार किया। अगर वह उन्हें ये बताती कि उसने जमी हुई झील में सबसे आश्चर्यजनक और अलौकिक आदमी देखा था जिस पर उसने कभी नजर डाली थी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो, इशिता। कृति मुस्कुराए, उसकी आंखों में आंसू भर आए। इशिता ने उसे एक त्वरित मुस्कान दी और एक कराह के साथ बैठ गई। हम नहीं जानते कि वह चीज़ क्या थी, लेकिन वह क्रेडिया के लिए खतरा हो सकती है। उसने बुदबुदाया, उसका व्यवहार गंभीर था। वह जो भी थी, अब वह वहाँ नहीं है। डैनियल ने खड़े होते हुए कहा, हमें वापस लौटना चाहिए, सबने हमारी अनुपस्थिति जरूर महसूस की होगी। उसने जारी रखा, इशिता को उसकी बाँह पकड़कर ऊपर खींचते हुए। इशिता ने अपने थोड़े गीले कपड़ों से बर्फ झाड़ी और अपने साथियों को एक हल्की मुस्कान दी, जो चिंतित भावों के साथ उसे घूर रहे थे। क्या तुमने सच में झील में कुछ देखा था? डैनियल ने उत्सुकता से पूछा। सवाल से हैरान होकर इशिता ने कृति को देखा, जो उसके कुछ कहने का इंतजार कर रही थी। उसने उनके चेहरों का अध्ययन किया, अपनी उंगलियों को मरोड़ा, ये तय करने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें सच बताना है या नहीं। नहीं, ओह, डैनियल की भौहें आश्चर्य से ऊपर उठीं। कुछ मिनट पहले तुमने पूछा था कि क्या हमने पानी में कुछ देखा था? कृति ने तेजी से सवाल किया। ये स्पष्ट था कि उसे नहीं लगा कि इशिता सच कह रही है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने बस पूछा था। इशिता ने झूठ बोला, जोर से निगलते हुए, और कृति से अपनी नज़रें हटा लीं। ठीक है, मायने ये रखता है कि तुम ठीक हो और हमें वापस लौटना है। ये कहकर डैनियल जंगल में चल दिया। इशिता को राहत मिली कि और कोई सवाल नहीं थे, लेकिन कृति को जानने के बाद वह जानती थी कि उनके राज्य लौटने के बाद और भी बहुत कुछ होगा। कृति ने डैनियल का अनुसरण किया। जैसे ही इशिता चली, उसके पीछे एक ठंडी हवा बहने लगी। यह महसूस करते हुए कि उसके पीछे कोई नहीं है, वह चीखी, भूमि और डर से कांपने लगी। वह जोर से चीखते हुए अपने दोस्तों के पीछे भागी और अंततः उनसे आगे निकल गई। जंगल के बीच में एक जमी हुई झील थी, पूरी तरह से चिकनी, अटूट। बीच में एक लंबा, शक्तिशाली आदमी खड़ा था जिसके लंबे सफ़ेद बाल थे। उसकी उपस्थिति को आसानी से एक देवता के रूप में समझा जा सकता था। उसकी बर्फीली नीली आंखें ठहर गईं, किसी भी भावना का निशान छिपाते हुए। वह बिल्कुल ठीक है, एक चालाक मुस्कान ने उसके होंठों को मोड़ दिया जैसे ही उसने फुसफुसाया। अध्याय 2 पत्र। अंधेरे, चांद रहित आकाश में तारे चमक रहे थे, एक हल्की चमक बिखेर रहे थे जो गुजरते हुए बादलों के साथ थी। ये क्रेडिया के छोटे से राज्य में एक सामान्य शाम थी। जमीन और छतों पर पूरी तरह से बर्फ की चादर बिछी थी। शहर के हर घर की खिड़कियों पर दीपक जल रहे थे और हवा हमेशा की तरह ही ठंडी चल रही थी। महल के सिंहासन कक्ष में, जो कोनों में रखी अग्नि मशालों से रोशन था, इशिता ने अपने पिता की तीव्र नज़र से बचने के लिए अपना सिर झुका लिया। उसके पिता अपने सिंहासन पर बैठे थे, निराशा व्यक्त करते हुए, और वह कृति और डैनियल के साथ उनके सामने खड़ी थी। इशिता राजा राय बहादुर क्रेडिया के शासक की इकलौती संतान थी और अपने स्वर्गीय मां समारा, जो एक वायु जादूगर थी, के अलावा अपने परिवार में एकमात्र जादूगर थी। क्रेडिया एक छोटा राज्य था, लेकिन अपने जादूगरों के कारण, जो इसे ड्रैगन और अन्य खतरों जैसे अलौकिक जीवों से बचा सकते थे, ये फला फूला। हालांकि वह अक्सर ड्रैगन के साथ मतभेद में रहती थी। मुझे तुम्हारी लापरवाही पर कोई सदमा नहीं हुआ है, राजा राय बहादुर ने इशिता और डैनियल की ओर इशारा किया। लेकिन कृति, मुझे तुमसे इसकी उम्मीद नहीं थी। यह एक आपातकालीन स्थिति थी, महाराज। कृति ने अपना सिर झुकाया। राय बहादुर ने अपनी बेटी पर अपनी आंखें सनकरी कीं। मुझे आश्चर्य है कि तुम बच गई, प्यारी इशिता। मुझे बताया गया था कि तुम सब झील में गिर गए थे। इशिता ने मुश्किल से निगला। उसकी नज़र उसे भेद रही थी, वह इसे महसूस कर सकती थी। यह एक चमत्कार है, पिताजी। उसने उनकी नज़र से मिलने के लिए अपना सिर उठाया। उनकी भौहों पर चिंता की रेखाओं ने एक थकान पैदा की थी जिसकी उसे आदत हो गई थी। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ पिताजी। मैंने इससे कहीं अधिक खतरनाक स्थितियों का सामना किया है। पानी में नहीं, इशिता। कृति ने उसे एक प्रश्नवाचक नज़र दी। यह अजीब है कि तुम बच गई। इशिता ने तनाव में अपनी उंगलियां मरोड़ी, अपने होंठों को सिकोड़ लिया। मैंने तुमसे कहा था कि चिंता मत करो। क्या मुझे जाने की अनुमति है, महाराज? डैनियल ने राय बहादुर को झुकते हुए एक अविश्वसनीय रूप से ज़रूरी लहजे में पूछा। राजा राय बहादुर ने बस सिर हिलाया। मैं लौटूंगा, डैनियल ने अपने साथियों को सूचित किया, तेजी से चले जाने के बाद। इशिता ने उसे हाथ हिलाया, लेकिन कृति की घूरने वाली नज़र महसूस करते ही उसका शरीर अकड़ गया।
फिर उसने विषय बदलने का फैसला किया ताकि कृति भूल जाए कि क्या हुआ था। जब हम दूर थे, क्या कुछ हुआ? ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ साझा करना चाहते हो। इशिता ने अपने पिता पर अपनी आंखें गड़ाते हुए बुदबुदाया। वह परेशानी से अनजान नहीं थी, खासकर जब क्रेडिया धमकी का उद्देश्य होता था। उसके पिता हमेशा उसकी भलाई के बारे में चिंतित रहते थे, लेकिन जिस तरह से वह प्रतिक्रिया कर रहे थे उसमें कुछ असामान्य था। मैं अपनी बेटी से अकेले बात करना चाहूंगा, प्यारी कृति। कृति ने सिर हिलाया, हाँ महाराज, और सिंहासन कक्ष से चली गई। पिताजी, क्या कुछ गलत है? जैसे ही राय बहादुर ने अपनी दाढ़ी सहलाई, इशिता ने सवाल करते हुए उनकी ओर देखा। जब तुम महल से चली गई थी तब एक ड्रैगन ने एक पत्र पहुंचाया था। इशिता की आंखें चौड़ी हो गईं। ड्रैगन? यहाँ क्रेडिया में? यह अप्रत्याशित था क्योंकि ड्रैगन बस महल के ऊपर से उड़ गया और पत्र गिरा दिया। लेकिन मैं हैरान हूं क्योंकि सेवक, जिसने तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के आने से ठीक पहले दरवाजे पर एक और पत्र पाया था, ने दावा किया कि यह एक अज्ञात पक्ष द्वारा भेजा गया था। अपनी जेब से 2 पत्र निकालते हुए राय बहादुर इशिता की ओर छोटी उड़ान वाली सीढ़ियों से नीचे उतरे। एक पर ड्रैगन का शाही मुहर था, जबकि दूसरे पर एक हिमखंड का मुहर था। एक मुहर के लिए एक हिमखंड। ये पहली बार है पिताजी। बुदबुदाते हुए इशिता ने अनिच्छा से ड्रैगन के मुहर वाला पत्र उठाया। उसने ड्रैगन के मुहर को पहचाना क्योंकि ड्रैगन अक्सर क्रेडिया पर कब्जा करने की धमकी देते हुए पत्र भेजते थे। अगर यह एक और धमकी देता है तो मैं इसे जला दूंगी। उसने दांत पीसते हुए पत्र खोला। उसके पिता ने स्पष्ट रूप से पत्र पढ़ लिए थे। अग्नि जादूगर को नमस्कार। इस पत्र का उद्देश्य आपको हमारे शिकंजे से अपने लोगों को बचाने के निर्देश देना है। उस शाश्वत सर्दी का स्रोत जो इस गरीब दुनिया को 3 सदियों से त्रस्त कर रही है, अच्छी तरह से ज्ञात है। वह स्रोत एक जीवित चीज है, आखिरी बर्फ का ड्रैगन, और यह वह सर्दी है जिसने आपकी और मेरी कई जातियों को मार डाला है। केवल आप ही बर्फ के ड्रैगन को खत्म करके सर्दी का अंत कर सकती हैं और मौसमों के प्राकृतिक चक्र को शुरू कर सकती हैं। इशिता की नज़र सख्त हो गई। ये देखते हुए कि आप अस्तित्व में एकमात्र अग्नि जादूगर हैं जो अपने लोगों की रक्षा करती रही हैं, आप तर्क दे सकती हैं कि यह भाग्य है। यदि आप उसे मारती हैं तो हमारी धमकी समाप्त हो जाएगी। आपको उसके करीब जाना होगा। आपको उसे मारने के लिए उससे शादी करनी होगी। लॉर्ड एस्टेबन की ओर से शादी करनी होगी। पूरी तरह से सदमे के साथ इशिता अपने पिता की ओर मुड़ी, जिन्होंने गहरी सांस ली और उससे पत्र ले लिया। मुझे यह मत बताना कि आप इसका समर्थन करते हैं पिताजी। उसकी दृष्टि आंसुओं से धुंधली हो गई, लेकिन वह अभी भी अपने पिता का अनिश्चित सिर हिलाना देख सकती थी। यहाँ अपने लोगों को बचाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। मैं हमें सुरक्षित रख सकती हूँ। जादूगर? मैं जादूगर हूँ या नहीं, तुम मर सकती हो। तुम्हारा जीवनकाल औसत इंसान का है। राय बहादुर ने थूका। इशिता ने अपने शरीर को कांपते हुए महसूस किया। आप चाहते हैं कि मैं बर्फ के ड्रैगन से शादी करूं? वह प्राणी जिसने शाश्वत सर्दी लाई, जिसने मेरी मां को मार डाला क्योंकि वह इसे संभाल नहीं पाई थी। आप चाहते हैं कि मैं बर्फ के ड्रैगन से शादी करूं जो एक राक्षस के रूप में प्रसिद्ध है? हाँ, तुम उससे शादी करोगी, लेकिन केवल उसे मारने के उद्देश्य से। ये कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें समझना होगा, राय बहादुर ने बोला, उम्मीद करते हुए कि इशिता शांत हो जाएगी और स्वीकार कर लेगी। लेकिन शादी कुछ ऐसी नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। इशिता चिल्लाए, आंसू रोकते हुए उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। वह उसे मारने के लिए शादी करेगी। वह कम उम्र में विधवा हो जाएगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपने 19 साल के जीवन में वह अपने पति को मारने के एकमात्र उद्देश्य से शादी करेगी। अंत में वह यह अपने लोगों के लिए कर रही थी, उनकी रक्षा के लिए। यह उसका कर्तव्य था। मैं उसे कैसे ढूंढ सकती हूँ? उसने सूंघा, अपने आंसू पोंछते हुए। ये रहा। राय बहादुर गर्व से मुस्कुराए, उसे हिमखंड के मुहर वाला पत्र सौंपते हुए। इसे ध्यान से इकट्ठा करते हुए इशिता ने इसे खोला। मैंने तुम्हें दिलचस्प पाया है अग्नि जादूगर। खुद को मेरा शिकार और साथ ही मेरी भविष्य की पत्नी समझो। खुद को तैयार करो, हम कल शादी कर रहे हैं, और इस खबर की जानकारी अपने राज्य में सभी को देने के लिए तुम्हारा स्वागत है। क्या? इशिता की पुतलियां फैल गईं। तेजी से उसकी अभिव्यक्ति सदमे से क्रोध में बदल गई, और उसकी पकड़ में मौजूद पत्र जल उठा। पीछे कुछ भी नहीं बचा, राख भी नहीं।